हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, इनकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होती है। अलग अलग हॉन्टेड लोकेशंस पे इनको जाना होता है, उन लोकेशंस को एक्सप्लोर करना होता है और कई बार जाने अनजाने ये अपने साथ ले आते हैं कुछ बिन बुलाए मेहमान। और ये मेहमान जब इनके सामने आते हैं तो इनके साथ साथ इनके साथ वालों की भी बैंड बज जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा हमारे आज की स्टोरी के अंदर जो हमारे साथ शेयर की है अयोन ने, जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करते हैं। अभी वो यूएस के अंदर नेस्डेक के अंदर काम करते हैं, लेकिन इससे पहले वो भी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हुआ करता था और उसने भी बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया था। ये बात उसके कॉलेज के दिनों के टाइम पर, जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अंदर थे, तब इनके एक सीनियर थे, इनका नाम था पलाश दादा। उनकी शादी फिक्स हुई दिसंबर मंथ के अंदर। और जैसा कि हमारे यहाँ होता है, शादी रात को लेट नाइट जो होता है, रिचुअल्स होते हैं, लेट नाइट पार्टी होती है। तो उनकी भी शादी रात को करीबन 12-1 बजे के आसपास फेरे थे, उससे पहले करीबन 9 बजे के आसपास बारात निकलनी थी। तो ये लोग शाम के टाइम पर, मतलब ये अयोन और इसके 2 और दोस्त अर्नब और संजय, ये लोग निकले शादी अटेंड करने के लिए। तो करीबन 8 बजे के आसपास ये तीनों इनकी गाड़ी से निकले। तो ये जहां जा रहे थे, जहां पे इसका बेसिकली जो मैरिज हॉल था, वो बिल्कुल उसके अंदर का जो रास्ता था तो बिल्कुल सुनसान रास्ता था और जहां ये रहते थे वहां से करीब 1 घंटे की इनकी डिस्टेंस थी। तो लोग निकल पड़े 8:30-9 बजे के आसपास, मतलब ये निकले थे। तो रास्ते में चल रहे थे, रास्ते में बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट आ रहा था, बिल्कुल घुप अंधेरा था, है ना। और चलते चलते अचानक से अर्नब की नजर सड़क पे खड़ी हुई एक औरत के ऊपर पड़ी। वो औरत सड़क के बिल्कुल किनारे पे खड़ी हुई थी और बस इनकी गाड़ी को जाते हुए देख रही थी। इनको लगा कि हो सकता है कोई औरत होगी, लेडी होगी, आसपास का घर होगा। लेकिन जैसे उनको क्रॉस किया, इनके दिमाग में एक चीज आई कि इस एरिया के 4-5 किलोमीटर के अंदर तो कोई घर है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक जंगल है। ये औरत यहाँ पे खड़ी हुई क्या कर रही है? ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है, हम हाईवेज पे जा रहे होते हैं, अचानक से हमें कोई खड़ा हुआ रास्ते में दिखाई देता है। इट्स नॉर्मल। उनको लगा ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, होगी कोई लेडी। लेकिन यहाँ पर एक और एबनॉर्मल बात जो तीनों दोस्तों ने नोटिस की, जिन्होंने डिस्कस किया कि उस औरत की आंखें ना चमक रही थी। तो इधर से जो संजय था बोलता है, चमक रही होगी ना, लाइट गिर गई आंखों में, एकदम चमकती दिख जाती है। तो उनको लगा हाँ हो सकता है, ठीक है, हम लोग इतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं। तो ये लोग गए, बढ़िया से उन्होंने शादी वगैरह एंजॉय की, शादी में पार्टी भी की, ड्रिंक्स वगैरह भी की। और शादी से फ्री होते होते रात के करीबन 1 बजे लोग वापस से, मतलब जो सब सेरेमनी हो गई उसके बाद 1 बजे वापस से अपने घर के लिए निकले। इस बार गाड़ी अयोन चला रहा था। ड्राइविंग करने के 15 मिनट के बाद ही वो जब उसी सड़क के आसपास कहीं आए तो फिर से उनको वो लेडी दिखाई थी। लेकिन इस बार वो लेडी अकेली नहीं थी, उस लेडी के साथ एक छोटी सी लड़की और थी, जो कि रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। दूर से देखने पर उन दोनों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस उनकी 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। जैसे उन्होंने इनको पास किया एक बार को, तो अयोन की बिल्कुल आत्मा सिहर गई, बिल्कुल ऐसे करंट उसका बॉडी अंदर दौड़ा, उसके गूज़बम्प्स हो आ गए। और वो कुछ सोच पाता इससे पहले वापस से जैसे गाड़ी क्रॉस की, विदिन अ मिनट वापस से उन दोनों को वापस सड़क के ऊपर दोनों खड़ी हुई दिखाई दी। फिर गए, फिर दिखाई दी, फिर गए, फिर दिखाई। बिल्कुल एक तरह का लूप इनके सामने होता है। बार जैसे ही गाड़ी क्रॉस करती, वापस से खड़ी दिखाती, फिर गाड़ी क्रॉस करती, फिर खड़ी दिखाई देती। तो अर्नब को यहाँ पर लगा कि शायद अल्कोहल के असर की वजह से चीजें दिखाई दे रही है। उसने दोस्तों से कंफर्म किया और फिर उसके बाद उन्होंने ये वीडियो बनाया और उससे उन्होंने कंफर्म कर लिया कि किसी को भी यहाँ पर मतलब धोखा नहीं हो रहा आंखों का, वाकई में जो भी कुछ है वो रियल है। अब ये सब चलता रहा, लेकिन फिर 25-30 मिनट के बाद सब कुछ रुक गया, वो दिखना बंद हो गई। इनको थोड़ी शांति होने, चलो फाइनली दिखना बंद हो गई है। लेकिन अगले ही मोमेंट पर अर्नब को अचानक से जो रियर व्यू मिरर था उसमें 2 आंखें चमकती दिखाई। उसने वापस देखा तो वहां से आंखें गायब थी। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ये लोग सेफली अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर सबने राहत की सांस ली कि चलो यार, अच्छा हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन उस दिन, उस रात के बाद से अगले दिन से ही अयोन को ऐसा लगता था कि वो जब भी चल रहा है तो उसको कोई ना कोई फॉलो कर रहा है। उसे अपने कान में कुछ अजीब सी विस्परिंग की आवाज आती, लेकिन उसको समझ नहीं पाता था। फिर 3-4 दिन के बाद ये सब होना भी बंद हो गया। तो उसे लगा मेरे मन का वहम होगा, क्योंकि उस टाइम पर जो उन्होंने देखा वो उनकी आंखों पे उनको विश्वास ही नहीं था। लेकिन अगले दिन ये अपने बाकी दोनों दोस्त अर्नब और संजय से मिला तो उन्होंने बताया कि जो अर्नब है उसके साथ भी कुछ ऐसी चीजें फील हो रही है। जब से अपन लोग आए ना, बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई है जो लगातार मुझे फॉलो कर रहा है। तो उसने बोला कि नहीं यार, मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन 3-4 दिन के ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तेरे को मेरी वजह से अपने को ऐसी चीज दिखी थी इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। हमारा माइंड इन चीजों को मेकअप कर रहा है। तो टेंशन मत ले, मेरे साथ भी अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, 1-2 दिन में तेरे साथ भी नॉर्मल हो जाएगा। 2-3 दिन के बाद अयोन के पास अर्नब का कॉल आता है और वो उससे बोलता है कि यार भाई, तू कह रहा था 1 दिन के बाद चीजें बंद हो जाएगी, लेकिन मेरे साथ तो 1 दिन के अंदर चीजें और बढ़ गई है। एक तो मेरे को वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है और दूसरा क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे मेरे आसपास कोई है, मेरे पीछे कोई है।
मैं चलता हूँ तो मुझे फुटस्टेप्स की आवाज आती है, रात को सोता हूँ तो मेरे कान के अंदर अजीब सी आवाज सुनाई होती है। मुझे अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब 3-4 दिन पहले तक, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगी है कि मेरे कान में कोई आकर क्या बोल रहा है। तो यहाँ से अयन ने पूछा कि क्या बोल रहा है तेरे कान के अंदर। तो अयन ने पूछा कैसी आवाज आती है। तो उसने बताया क्योंकि कान में एक लेडी कहते हुए बोलती है कि बहुत सालों से मैंने खून नहीं पिया है और अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगी, और अगर तुमने मुझे अपना खून पीने से रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दोस्तों, तुम्हारे परिवार, सबको मार डालूंगा। ये सुनकर अयन को बड़ा अजीब लगा, यार ऐसा कैसे हो सकता है। बोला यार तू पागल है, तू हेलुसिनेट कर रहा है। बोलता है नहीं भाई, मैं हेलुसिनेट नहीं कर रहा हूँ, ये आवाज मुझे बहुत क्लियरली सुनाई आती है और तू आकर मुझसे मिल, तू मेरी हालत देखेगा तो तुझे पता लग जाएगा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अयन वहां से फटाफट उसके पास पहुंचा, जाकर देखा तो वाकई में उसका जो दोस्त था 3 दिन के अंदर ही वो करीबन 5 से 7 किलो वजन लूज कर चुका था। आंखों के नीचे काले काले घेरे हो गए थे और बड़ी अजीब सी उसकी हालत हो रखी थी। उसने उससे बैठकर बात की, समझने की कोशिश की, बट वो यही बात बोल रहा था कि भाई मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, लेकिन कान में फुसफुसाने की बार बार आवाज आती है, और जब भी मैं चलता हूँ मुझे किसी न किसी फुटस्टेप्स की आवाज आती है, सोता हूँ तो ऐसा लगता है कमरे के अंदर कोई चल रहा है, कोई घूम रहा है, और बार बार कान में यही आवाज आती है। अयन के पास कोई जवाब नहीं था, कोई सोल्यूशन नहीं था। वो वहां से उसने लगा भाई तू ध्यान रख, डॉक्टर को दिखा, तेरा वजन बहुत डाउन हो रहा है। तो ऐसा नहीं था कि उसको डॉक्टर्स का इलाज नहीं चला, उसको हर एक डॉक्टर को दिखाया जा रहा था, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा था। उसकी सेहत के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब तो वो इतना वीक हो गया था कि उससे उठ के चला भी नहीं जाता था। डॉक्टर्स ने उसको कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया था। और ऐसे ही होते होते 2 महीने के अंदर अंदर अर्नब की डेथ हो गई। और जिस दिन अर्नब की डेथ हुई उसके अगले दिन से इनका जो तीसरा दोस्त था संजय, उसके साथ यही चीजें होना शुरू हुई। और जैसे ये चीजें होना शुरू हुई उसने फटाफट से अयन को फोन किया, और जैसे उनको बात पता लगी, इस बार उसने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, वो सीधा संजय के घर पहुंचा, अपने पेरेंट्स को लेके पहुंचा, और सबके बीच में बैठ के उसने बताया कि किस तरह से सेम चीज अर्नब को फील हो रही थी, और 2 महीने के अंदर अंदर अर्नब इस दुनिया से चला गया। चीजों को बहुत सीरियसली लिया गया, और जैसे उसने सारे पॉइंट्स को लिंक किया, सबको सब कुछ समझ में आया। उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, जो अर्नब के साथ हुआ वो हम संजय के साथ होने नहीं देंगे। अयन की फैमिली ने इनके जो फैमिली के पुरोहित जी से थे उनसे कांटेक्ट किया, और जब इनके पास पहुंचे तो इनके एक शब्द बताए बिना भी पुरोहित जी ने इनको सारी बात बता दी, कैसे लोग शादी में गए थे, शादी के टाइम पर इनको रास्ते के अंदर वो एक कुछ लड़की की परछाई, एक लड़की दिखाई दी, एक औरत दिखाई दी, और तब से ये सब चल रहा है। उन्होंने बताया कि ये एक रक्त पिशाचिनी है। जी हाँ, ये एक रक्त पिशाचिनी है जो कि खून की भूखी है, और ये अपने विक्टिम को स्टॉक करती, उसका पीछा करती है, और तब तक उसको नहीं छोड़ती जब तक वो शरीर से सारा खून नहीं चूस लेती है। अर्नब के साथ यही हुआ, और अब संजय के साथ भी यही होने वाला है। तो उन्होंने बोला कि इससे छुटकारा कैसे पाना है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत शक्तिशाली है और मैं इस पिशाचिनी को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं कल अपने गुरुजी को लेकर आऊंगा, और तब तक तुम लोग सब अपना ध्यान रखो। मैं तुम सबके हाथ पे धागा बांध रहा हूं, इसे मत खोलना, क्योंकि अब उसको ये पता लग गया है, वो अभी भी यहीं पर है, वो तुम सबको देख रही हो, उसे पता लग गया है कि तुम अब उसको यहां से दूर करना चाहते हो, भगाना चाहते हो, और अपने आप को बचा के रखने के लिए वो हर संभव कोशिश करेगी। तुम लोग सब साथ रहना। बस आज और कल 2 दिन की बात है, परसों तक मैं गुरुजी को लेकर यहाँ पर आ जाऊंगा, और फिर हम इसका कुछ ना कुछ इलाज कर देंगे। तो उस दिन सब लोग एक ही घर में रहे। अयन और उसका दोस्त संजय दोनों एक साथ एक ही रूम के अंदर थे, और जब ये रात को सोए तो ये वाकई में सो नहीं पा रहे थे। इनको लगातार कमरे के अंदर किसी के वॉक करने, कोई गुस्से के अंदर चलता है ना, वैसी आवाज आ रही थी। अजीब से एकदम से हंसने की आवाज आना शुरू हुई, और हंसने की आवाज के साथ साथ ही एक लेडी की आवाज आई। वो सब बंगाली में बोल रही थी, मेरी बंगाली इतनी अच्छी है नहीं, आपको हिंदी में बताऊंगा कि वो क्या बोल रही थी। इनकी आवाज आई कि तुमको क्या लगता है तुम लोग मुझसे बच पाओगे? वो पंडित मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं तुम्हारे एक दोस्त को तो ले गई हूं, और अब इस दोस्त को भी ले जाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगी। ये सुनकर उसका दोस्त संजय और रोने लग गया, पूरी तरह से चीखने लग गया। और इसी के साथ साथ उनको उनके रूम के अंदर एक ब्लैक शैडो घूमती दिखाने लगी, और जैसे वो शैडो चल रही थी तो बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी, और फिर एकदम से वो गायब हो गई। उसके गायब होते ही जितने भी कांच के रूम में रखी थी वो सब टूट गई। विंडोज के ऊपर लगातार नॉक होना शुरू हुआ, और ये खेल चलता रहा। दोनों बुरी तरह से घबरा गए, दोनों बहुत तेज चिल्लाने का, तो घर वाले ने कहा सुनी, वापस वो रूम में आए, तब जाकर सब कुछ शांत हुआ। और अब इस बार पूरी रात सबने एक साथ एक ही रूम के अंदर गुजारी। ना सिर्फ इतना, अयन ने अपने फोन से जब उस शैडो को कैप्चर करने की कोशिश की तो उसका फोन उसके हाथ में एक्सप्लोड हो गया, फूट गया एकदम से। मतलब इतनी एनर्जी थी कि वो एकदम से जो डिवाइस था वो टूट गया, क्रश हो गया।
कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाए और इस तरह से बड़ी मुश्किल से वो रात गुजरी। अगले दिन जो वो पंडित जी थे, पुरोहित जी थे, वो अपने गुरुजी को लेकर इनके घर पर आए। वो पुरोहित जी ने इनको, गुरुजी को इन सबसे मिलवाया और गुरुजी ने कहा कि आप लोग चिंता ना करें, मुझे इन्होंने सब कुछ बता दिया है और हम आपके बच्चों को बचा लेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने एक सामान की बहुत बड़ी लिस्ट दी, बहुत सारा सामान दिया यज्ञ का और बोला कि घर के अंदर ये पूजा करनी पड़ेगी। तो घर के अंदर यज्ञ स्थापित किया गया, हवन कुंड बनाया गया। आमने सामने 2 पंडित बैठे, उसमें बहुत सारा सामान था, 5 तरह के फल थे, 5 तरह की मिठाइयाँ थी, है ना, जिनको पंचामृत बोलते हैं। दही था, शहद था, चावल, उड़द, बहुत सारी चीजें थी, सिंदूर था, नींबू था, बहुत सारी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और छोटी चीज, एक छोटी सी शीशी थी, इसके अंदर उन्होंने ब्लड वो खुद लेकर आए थे। पता नहीं वो किस चीज का ब्लड था, और शीशी के अंदर ब्लड रखा हुआ था। तो उन्होंने हवन कुंड को स्थापित किया। उसके बाद वहां से थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर उन्होंने वो ब्लड की शीशी रखी और उसके चारों तरफ लाल सिंदूर से एक गोला बनाया। गोला बनाने के बाद वो जो सबसे बड़े पंडित जी इनके गुरु जी थे, उन्होंने अपने पास से एक तलवार निकाली, उस तलवार को अपने साइड में रख दिया और उन्होंने हवन करना शुरू किया। करीबन 2.5 घंटे तक वो हवन चलता रहा। हवन में आहुति चलती रही और जो हवन की जो धुआं था, अग्नि थी, खुशबू थी, पूरे घर के अंदर फैल गई थी। हवन करने के साथ साथ ही जैसे ही जो राख जलती है, जो राख को साइड में राख जो इकट्ठा हो रही थी, उस राख को वो ऐसे पूरे घर के अंदर से फेंके जा रहे थे। वो पंडित को बोलते, वो एक कटोरी के अंदर राख लेते और पूरे घर के अंदर उस राख को फैला के आ जाते और फिर वो बैठ जाते। फिर बहुत देर के बाद उन्होंने वो तलवार निकाली, उसको ऐसे हवन कुंड के अंदर रखा, थोड़ी देर गर्म किया। फिर उसके बाद पास में ही संजय बैठा हुआ था, संजय के सिर पे एक बार टच किया, दोनों कंधों पे टच किया, नाभि पे टच किया, पैर पे टच किया और फिर वहां से लाइन खींचते खींचते वो उसी कांच की शीशी की तरफ उस तलवार को ले गए। और जैसे उन्होंने ये काम किया, एकदम से सभी की आंखों के सामने, यू वोंट बिलीव कि संजय के बॉडी के अंदर से काला कलर का स्मोक निकला और स्मोक निकल के रूम के अंदर भाग लगा। और जैसे वो स्मोक, मतलब एक बार निकल के दिखा सबको, फिर नहीं दिखा, लेकिन फिर जो राख उन्होंने रूम के अंदर फैलाई तो उसके ऊपर पांवों के निशान छपने लगे। यानी उन्होंने सबको दिखाया कि वो जो कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है। वो उस रक्त पिशाचिनी को उसके शरीर से निकाल कर पकड़ रहे थे और धीरे धीरे घूमते घूमते फाइनली वो जो पैर थे वो आकर उस शीशी वाले घेरे के पास आकर गायब हो गए। और जैसे वहां के फुटस्टेप्स गायब हुए, उन्होंने शीशी को उठाया, एक मटका लिया, उस मटके के अंदर डाल के ढक्कन लगाया, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बांधा और अपने शिष्य को पकड़ा दिया। इसके बाद वो उठे और बोले कि शायद मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो चुका है, आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, माँ तारा ने सब कुछ ठीक कर दिया है, आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। उसके बाद वो अयोन के पास गए और बोले कि वैसे तो वो तुम्हें लेने आई थी, लेकिन तुम्हारे ग्रह नक्षत्र इतने अच्छे हैं, तुम्हारा जो ऑरा है वो इतना शक्तिशाली है कि वो तुम्हारे पास आई तो सही, लेकिन तुम्हें कुछ कर नहीं पाई। बेटा, अपने इस तेज और अपनी शक्ति को जाया मत होने देना, यानी बर्बाद मत होने देना। इतना कहकर वो पुरोहित जी या पंडित जी वहां से चले गए। और उसके बाद इन लोगों की जो भी लाइफ थी, उसके बाद इनकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, मतलब उस दिन के बाद से इनको कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई दिया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर उन्होंने अपने एक अच्छे दोस्त अर्नब को खो दिया था। तो जैसे वो पंडित जी गए, उनका दिमाग था, यार सब क्या था, पूछो तो, क्यूरियोसिटी बहुत थी उसको। तो भाग के गया, उन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आखिर ये सब था क्या। तो उन्होंने बताया कि बेटा ये जो थी ये रक्त पिशाचिनी थी, ये एक लड़की की कम उम्र के अंदर मौत हो गई थी। एक्चुअली इसके साथ कुछ लोगों ने रेप करके इसको मार दिया था और उसकी बॉडी को आधा जला दिया था। तब से इसकी जो अतृप्त आत्मा थी, जो गुस्सैल आत्मा, एक रक्त पिशाचिनी में बदल गई और ये रक्त की तलाश में घूमती रहती है। ये तुम्हें दिखी तो उस हाईवे पर थी, लेकिन शायद ये तुम्हारे पीछे बहुत पहले ही पड़ गई थी। वो तो तुम्हारा तेज है जिसकी वजह से तुम्हारा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उस दिन जब अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे और तुम्हें ये हाईवे के ऊपर दिखाई दी, तब से ये तुम्हारे पीछे वापस पड़ गई। और इस बार इसने तुम्हारे अंदर जो सबसे कमजोर कड़ी थी, सबसे पहले उसे पकड़ा, उससे शक्ति लेकर फिर तुम्हारे दूसरे दोस्त पर जा रहे थे और इसको मारकर ये उससे और शक्ति बढ़कर इसका अगला शिकार तुम होने वाले थे। इस रक्त पिशाचिनी को दूर करने का एक ही तरीका है, रक्त पिशाचिनी महायज्ञ, जो हमने तुम्हारे घर के अंदर किया। और इस यज्ञ को करने के लिए कम से कम 2 पंडितों की जरूरत होती है, क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर कहीं एक भी छोटी सी गलती हो गई तो हम में से भी कोई जिंदा नहीं बचता। लेकिन अब तुम्हें घबराने की बात नहीं है, तुम्हें इससे मुक्ति मिल चुकी है, पर बस तुम अपना आगे ध्यान रखना। इस तरह से अयोन और उसका दोस्त इस चीज से बच पाए, लेकिन उनका एक दोस्त अर्नब उसका शिकार बन चुका था। ये थी अयोन के साथ हुई एक स्टोरी, जो उनके साथ एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन हर बार की तरह आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आपके क्या ओपिनियन है?
क्या वाकई में अर्नब की जान सिर्फ इसलिए गई क्योंकि अयन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था और वो कहीं ना कहीं किसी लोकेशन के ऊपर चीज़ों को एक्सप्लोर करने गया था और उसकी वजह से वो एंटिटी उसके साथ लैच हो गई? या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था, उस हाईवे के ऊपर ही वो इनको पहली बार मिली और शायद उस सुनसान जगह में वो रहती हो और वो अपना शिकार ढूंढ रही हो, शायद उसकी मौत वहीं कहीं उस हाईवे के पास हुई हो और तब से लेकर अब तक वो उसी लूप के अंदर ट्रैप हो और जब इसका कांटेक्ट हुआ इनके साथ तो वो इनके साथ लैच हो गई। क्या वाकई में रक्त पिशाचनी होती है? और अगर आप किसी हाईवे पे चल रहे हो और आपके साथ ऐसा हो कि आपको हाईवे पे कोई दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।